नमस्कार मित्रों। भारतीय दार्शनिक मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्रीक दर्शन। ग्रीक दर्शन के पिता थेल्स और उनके शिष्य एनेक्जिमेंडर, इन दोनों की बात हम पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनेक्जिमेंडर के शिष्य एनेक्जिमेनीज की। एनेक्जिमेनीज ग्रीक के एक शहर मिलिटस में इनका जन्म हुआ। ये बात है तकरीबन 585 ईसा पूर्व। 585 ईसा पूर्व में एनेक्जिमेंडर के शिष्य एनेक्जिमेनीज का जन्म होता है और ये एप्रियन, एक अमूर्त तत्व, एक अनंत स्रोत को सृष्टि ब्रह्मांड के मूल में स्वीकार किए हुए एनेक्जिमेंडर से इन्होंने दर्शन सीखा, विचार और चिंतन से। लेकिन इन पर प्रभाव थेल्स का अधिक दिखता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि थेल्स ने भी जगत के मूल में एक भौतिक तत्व को स्वीकार किया। वो भौतिक तत्व था जल। जबकि एनेक्जिमेनीज ने वायु को जगत के मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। वो वायु को मूल तत्व के रूप में इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वो वायु को प्राण वायु के रूप में देखते हैं। ऐसा हमें भारतीय चिंतन परंपराओं में भी देखने को मिलता है, जहां पर प्राण वायु को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। तो जो सांसों के आधार पर सांस को जो महसूस हुआ, सांस की जो महत्ता है, उसी के आधार पर एनेक्जिमेनीज ने वायु को ही समस्त अस्तित्ववान तत्वों का मूल मान लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारी आत्मा वायु है, प्राण रूप में है और समस्त शरीर में व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु व्याप्त है। न केवल व्याप्त है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड वायु से ही बना है। लेकिन हमारे अनुभव में वायु के अतिरिक्त भी चीजें आती हैं। जल आता है, पृथ्वी आती है, अग्नि आती है। तो ऐसा कैसे हुआ? वायु से ये चीजें कैसे आई? इस बात को समझाने के लिए एनेक्जिमेनीज ने वायु के सघन होने और उसके विरल होने की सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब वायु सघन होती है तब वायु से जल बनता है, और जब वो और सघन हो जाती है तो उससे पृथ्वी बनता है, मिट्टी बनती है। वो और सघन हो जाती है तो उससे पहाड़ जैसे मजबूत चीजें बनती हैं। जब वायु विरल होती है, उसमें दूरी आती है तो अग्नि बनता है, और दूरी आती है तो प्रकाश बनता है। इस प्रकार से अनुभव जगत में जो हमें अनुभव हो रहा है उसकी व्याख्या करने की कोशिश लगभग 500 ईसा पूर्व के समय में एनेक्जिमेनीज ने किया। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी था। इनके वायु का यह विचार विशुद्ध वैज्ञानिक नहीं है, इसमें आध्यात्मिकता भी दिखती है। वो मानते हैं कि वायु हर जगह व्याप्त है, वायु ही सब कुछ है, किंतु वायु इन सब से परे भी है। वो सब में व्याप्त भी रहती है और वायु से परे भी। वो उसकी कमोबेश स्थिति वही है जो प्राण वायु की भारतीय चिंतन परंपरा में स्वीकार की। तो यानी कि मनीष का कोई बहुत बड़ा या नवीन योगदान
दर्शन के क्षेत्र में उस रूप में नहीं देखने को मिलता जिस प्रकार से उनके गुरु एनेक्जिमेंडर का था, लेकिन फिर भी एक अलग स्वतंत्र तत्व को केंद्र में लाकर इन्होंने प्रस्तुत किया और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम ग्रीक दर्शन के दूसरे दार्शनिकों की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।